बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गोइंग अंडरग्राउंड और मैं हूं आपका होस्ट बिलाल हैदर चट्टा। नाजरीन, आज हम इशूज़ पर बात करें। मुल्क के अंदर इस टाइम पे जो हालात हैं और इस टाइम पे वज़ारत ख़ज़ाना के पास फ़ंड्स नहीं हैं इलेक्शंस के लिए देने के लिए। 21 अरब के फ़ंड्स जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया था कि किसी भी तरह 21 अरब के फ़ंड पंजाब के इंतखाबात के लिए दिए जाएँ, मामले को इल्तवा का शिकार किया गया बार बार। और हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आज भी जवाब जमा कराया गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और उस जवाब में कहा गया है कि फ़ंड्स अवेलेबल नहीं हैं। साथ ही उस जवाब के साथ स्टेट बैंक और वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से सेक्रेटरी ने भी जवाब जमा कराया है वहाँ पर, और कहा यही गया है, जो रिपोर्ट जमा कराई गई है उस रिपोर्ट के अंदर यही कहा गया है कि फ़ंड्स की दस्तयाबी नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म था उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने इन्फॉर्म कर दिया है कि हम प्रिपेयर्ड थे, हम रेडी थे इलेक्शंस कराने के लिए, लेकिन फ़ंड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। और इसी तरह हमने देखा कि एक बड़ी इम्पॉर्टेंट मीटिंग इंटेलिजेंस के सरबराहान कल मुलाकात हुई है चैम्बर में चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, और मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल के ऊपर उन्होंने तबादला ख्याल किया। और चीफ़ जस्टिस साहब से 3 घंटे की तवील मुलाकात थी और काफ़ी डिस्कशन इसके अंदर हुई होंगी चीफ़ जस्टिस साहब से और बाकी तमाम जजेस से भी। एक अहम मुलाकात थी, यानी इस टाइम पे पंजाब और इंतखाबात का जो मामला है उसके ऊपर बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात थी। इसके अलावा आज वज़ीर आज़म साहब ने काफ़ी कुछ अपने मुख्तलिफ जो है वो बातें की हैं और काफ़ी कुछ कहा है। साकिब निसार साहब को बड़ा आड़े हाथों लिया है, और साबिक़ चीफ़ जस्टिस हैं, और इस टाइम पे ज़ाहिर आपको पता है कि हर किसी की तोपों का रुख अदालत की जानिब है। तो तमाम साबिक़ चीफ़ जस्टिस हों या करंट चीफ़ जस्टिस हों, हर किसी का दिल कर रहा है उन पर कुछ ना कुछ कमेंट करने का। सो आज साकिब निसार साहब के बारे में बहुत कुछ कहा गया। पीएम साहब ने कहा कि शायद वो अपने भाई को PKLI हॉस्पिटल में लगवाना चाहते थे और मैं एग्री नहीं था, उनके भाई को वहाँ पर मैनेज नहीं किया, इसलिए उन्होंने सुओ मोटो एक्शन लिया और PKLI हॉस्पिटल का जो भी सारा मैटर हुआ उस पर वज़ीर आज़म साहब इजहार ख़याल कर रहे थे। फिर साथ ही आज जो हुकूमती इत्तेहादियों का इजलास हुआ, और इत्तेहादियों के इजलास के अंदर हमने देखा कि तकरीबन तमाम इत्तेहादी ही शामिल थे। तमाम इत्तेहादी एग्रीड हैं। इस टाइम पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब से मुज़ाकरात होने चाहिए हैं, और बाकी इत्तेहादी भी इसी की तायीद कर रहे हैं कि होनी चाहिए हैं मुज़ाकरात। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब हामी नहीं हैं कि किसी भी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात हों, और इन मुज़ाकरात को नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ़ मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब एक मेन हिस्सा हैं PDM का, सदर हैं PDM इत्तेहाद के। चूँकि पीपल्स पार्टी अब अपने आप को PDM का हिस्सा नहीं मानती, लेकिन फिर भी मौलाना फजलुर रहमान साहब इन सब के सदर तो होंगे ही। इस पूरे जो ये एक मखलूत हुकूमत इस टाइम पे चल रही है, इसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब एक अहम हैसियत रखते हैं, और वो हामी नहीं हैं कि किसी भी तरह इमरान खान साहब से मुज़ाकरात किए जाएँ, जबकि इस मुल्क के अंदर हल सिर्फ मुज़ाकरात हैं। इधर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी कुछ कमेटी भी तश्कील दी जा रही है, कौन कौन लोग होंगे जो मुज़ाकरात करेंगे। हुकूमत की जानिब से अभी तक ये बातें की जा रही हैं। मौलाना साहब न जाने क्यों खफा हैं इस कदर, और क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं जो कि सियासत में ऐसी बातें नहीं होती। सियासत में हमेशा मुज़ाकरात का जो है वो दरवाज़ा खुला रहना चाहिए, और खुला होता है। हमने देखा कि हमेशा से ही लोग जो हैं, जितना मर्ज़ी भी बुरी सिचुएशन हो जाए, गुज़िश्ता 1 साल की बात की जाए तो शायद हुकूमत ने कोशिश नहीं की किसी भी तरह मुज़ाकरात करने की, और अगर आप मुज़ाकरात की कोशिश कर ही रहे हैं तो मेरा ख्याल है अब मुज़ाकरात इस मुल्क में होने चाहिए, क्योंकि यही है सोल्यूशन इस मुल्क में इलेक्शंस का, इस मुल्क के हालात को ठीक करने का, इस मुल्क की इकॉनमी को स्टेबल करने का, हर चीज़ को स्टेबल करने का। इस सब पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा मोहम्मद अयूब नसीम साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साथ तशरीफ़ फरमा है फैसल मलिक साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अपनी बात का आगाज़ करूँगा ख्वाजा अयूब नसीम साहब से। ख्वाजा साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है चीफ़ जस्टिस साहब से, और उसके बाद से अब तक खामोशी है, हर तरफ खामोशी। कहते हैं कि जब भी कुछ खामोशी होती है उसके बाद कोई बड़ा तूफ़ान आना होता है या कुछ ऐसा कुछ होना होता है। क्या ऐसी सिचुएशन तो आपको नज़र नहीं आ रही सर? बहुत शुक्रिया चचा साहब। आज का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट था, और पाकिस्तान के जितने भी सीनियर सियासतदान और दर्जे निकाय थे वो इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि आज कोई ऑब्जर्वेशन आएगी सुप्रीम कोर्ट से जी। और वकला हज़रात भी यही सोच रहे थे कि आज बिगल बजेगा जी। लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि चीफ जस्टिस साहब बड़ी
दानिशमंदी का मुजाहरा कर रहे हैं। सर मैं ज़रा फैसल मलिक साहब की तरफ जाऊंगा। आई एम सॉरी टू कट यू। फैसल मलिक साहब, आप हिस्सा भी थे जो अगर बात करें एहतजाज एहसन साहब की, एक सीनियर रहनुमा है, और एहतजाज एहसन साहब ने और उनके साथ सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने एक जो है कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया और उस तमाम कोशिश की कि सीनियर वकला को और सीनियर जितने भी लीडर्स हैं उन सबको इनवाइट किया जाए और उनको बुलाया जाए वहाँ पर, और सुप्रीम कोर्ट के हक़ के अंदर, यानी यकजहती चीफ जस्टिस और यकजहती सुप्रीम कोर्ट और आइन की यकजहती के लिए उस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। क्या हाल हवाल है सर उस इनेकाद, इस कॉन्फ्रेंस के बाद तो फिर हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान बार काउंसिल हमने देखा कि उसके अंदर भी कुछ वकील थे, एहसन भून साहब थे जो हमेशा नून लीग का अलम उठाए रखते हैं, और बाकी भी काफ़ी सारे लोग जो नून लीग और हुकूमत का अलम उठाया हुआ था जिन्होंने, उन्होंने तो बड़ा आज की कॉल दी कि इट इज़ गोइंग टू बी अ ब्लैक डे और हम एहतजाज करेंगे। एंड सर शायद वो आपकी ही कॉन्फ्रेंस का रद्द अमल था। फैसल मलिक साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो हुकूमत से नवाजे गए हैं ना वकील, ये वकला जो है ना, ये हुकूमत की तरफदारी में इतना आगे चले गए हैं कि इनको कॉन्स्टिट्यूशन और कानून के बारे में कुछ जो है ना उनकी अहमियत नहीं रहेगी। ठीक है। कानून और आइन और कॉन्स्टिट्यूशन की जो है ना, आइन की और कानून की ये धज्जियाँ उड़ा रहे हैं सिर्फ छोटे छोटे अपने मफादात की खातिर। मैं तो बड़ा अफसोस करूंगा, बहुत मुझे अफसोस है, दिली अफसोस है कि ये कर क्या रहे हैं कि सारी उम्र जिस प्रोफेशन से आपने कमाया है, जिस प्रोफेशन से आप इतने परवान चढ़े हैं, अपना नाम बनवाया है, उसी प्रोफेशन से आप गद्दारी कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड आज जो सा है इनकी जो है ये 6-7 जो पाकिस्तान बार काउंसिल के जो है एडवोकेट साहबान जिन्होंने 6-7 मेंबर्स ही हैं पाकिस्तान बार काउंसिल में? नहीं, वो इससे ज़्यादा है, लेकिन 8 मेंबर्स जो है ना वो हड़ताल में नहीं थे। ठीक है, ठीक है। 7 मेंबर्स में जो है ना वो आज कहा कि हम हड़ताल करेंगे। ठीक है। पाकिस्तान बार काउंसिल किस तरह हड़ताल कर सकती है? उनकी तो डोमेन में नहीं है ये, उनके तो रूल्स में नहीं है ये, वो किसी सियासी मैटर्स में इंडल्ज नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ ये कि उन्होंने हड़ताल की कॉल दी और ये हड़ताल बुरी तरह पिट गई। कोई भी हड़ताल क्यों किसी ने भी ऑब्जर्व नहीं किया। हर अदालत में जो है ना वकला पेश होते रहे, हर अदालत ने काम किया, बुरी तरह यह हड़ताल नाकाम हुई। और आपने जो अगला सवाल, आज शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा तस्करा किया इन्हीं लोगों का, और उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान बार काउंसिल सरापा एहतजाज है आइन की बालादस्ती के लिए, और उन्होंने स्पेशली ये भी कहा कि वो कोई हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, हमारी साइड नहीं ले रहे हैं, वो इस मुल्क में आइन व कानून की बालादस्ती के लिए कर रहे हैं, और जो एहतजाज वो कर रहे हैं वो शायद उन्होंने ये इस तरह से शहबाज शरीफ साहब ने प्रिटेंड करने की कोशिश की कि शायद पूरे मुल्क के वकला सरापा एहतजाज है। सर बिलाल साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये जो है शहबाज शरीफ को सिर्फ जो है ना अपना ही घर नज़र आता है, अपने ही नवाजे गए लोग नज़र आते हैं, बाकी लोग नहीं नज़र आते। जो मुल्क और कौम की खातिर जो लोग बैठे थे वो बैठे थे सैटरडे को 50 जूरिस्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। वो लोग अपने तरफ से आए थे, अपने पास से आए थे, किसी बेनिफिट के लिए नहीं आए थे, और सिर्फ कानून और आइन की हुक्मरानी के लिए आए थे। ये लोग तो जो है ना उसको असेंबली कहते हैं जिसकी आधी सीटें खाली होती हैं, ये उसको असेंबली कहते हैं जिसकी आधी असेंबली के जो है ना लोगों के इस्तीफे इन्होंने दबाए हुए हैं, ये उसको असेंबली कहते हैं। ये असेंबली नहीं है सर, हुकूमती गुंडे जो है ना वो असेंबली के ऊपर काबूज होकर बैठे हैं। और फिर आप पाकिस्तान बार काउंसिल में भी इनके नवाजे गए जो वकला साहबान हैं वो इनके लिए जो है ना वहाँ पे हड़ताल का नारा लगाते हैं। सिर्फ वही शहबाज शरीफ को नज़र आता है। बाकी पूरे पाकिस्तान में जो और वकला कम्युनिटी है जो सरापा एहतजाज है कायन की हुक्मदूली के ऊपर, कानून की हुक्मदूली के ऊपर और सुप्रीम कोर्ट की हुक्मदूली के ऊपर, वो इनको नजर नहीं आती। हालांकि आर्टिकल 187 कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ा क्लियर लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट कैन पास एनी ऑर्डर फॉर द कंप्लीट जस्टिस सर। और दूसरी तरफ आर्टिकल 184(3) में लिखा है कि इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी हकूक, मेरा वोट करना भी तो बुनियादी हकूक है ना, उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर पास कर सकती है। सर वज़ीर आज़म साहब ने आज बड़ा एहतजाज किया इस बात के ऊपर कि शायद दुनिया में कभी ऐसी चीज़ देखी नहीं गई कि एक कानून बना ना हो और कानून की इम्प्लीमेंटेशन जारी हो असेंबली के अंदर और उस पर स्टे आ जाए अदालत की जानिब से और वो रोक दें कि इस कानून को नहीं अमल पैरा इस पर नहीं किया जा सकता, उस पर स्टे ले लिया जाए। उन्होंने कहा दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती। सर क्या ऐसा ही है?
और सर ये तो झूठ का तो जो उन्होंने ठेका ले लिया है, मेरा ख्याल है हर बात पे झूठ बोलते हैं। देखिए जी, पहले जो है ना इन्होंने बिल पेश किया, नेशनल असेंबली से पास हुआ, ज्वाइंट सेशन था और सेनेट से भी पास हो गया, प्रेसिडेंट ने पास गया बिल, प्रेसिडेंट ने रिवर्ट बैक किया कि जनाब इसको दोबारा जो है ना देखो ये गलत है कानून। अब असेंबली ने और सेनेट ने दोबारा पास कर दिया, अब ये प्रेसिडेंट के पास चला गया। अब बताएं मुझे, ये ऑटोमेटिकली कानून बन जाएगा? ठीक है, बन ही गया, ठीक है। अब ये बिल वापस तो नहीं आ सकता। अब शहबाज शरीफ जो है ना वो सदर के ऑफिस में हाथ डाल के ये बिल वापस तो नहीं ला सकते। उनकी तरफ से तो बन गया ये बिल, और जो है ना सेनेट की तरफ से तो बिल बन गया। सदर अगर नहीं साइन करेंगे तब भी इसने जो है ना लॉ की शक्ल अख्तियार करनी है। तो वो आज कह रहे थे कि अगर सदर साहब को जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है, इस पर स्टे ले लिया गया है और इसको रोक दिया गया है। नहीं, ये जो है ना उसकी अमल दरामद को जो है ना रोका गया है कि इसके ऊपर अमल दरामद नहीं होगा। आपने अगर उसको बिल को वापस लेना है, वापस ला के असेंबली में दोबारा डिस्कस करना है, जो कि आइन इस चीज की इजाजत नहीं अब देता, तो कर ले। सदर साहब जो है ना नहीं साइन करेंगे तब भी ये जो है ना पास हो, ऑटोमेटिकली 10 डेज के खत्म होने के ऊपर ये कानून बन जाएगा और पूरे मुल्क में लागू होगा। लेकिन अब लागू नहीं होगा क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने इसका अमल दरामद रोक दिए। अमल दरामद रोक दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और ऑब्वियसली ये बिल है प्रैक्टिस एंड सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, और इसकी बात आपने नाज़रीन देखा कि काफ़ी अरसे से इसी बिल को डिस्कस किया जा रहा है। अयूब नसीम साहब, सर ज़ाहिर है मैंने आपसे एक सवाल किया था, एक जो मीटिंग हुई चीफ जस्टिस साहब के चैम्बर के अंदर और इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराहान ने आकर काफ़ी देर मामला डिस्कस किया, और सेक्रेटरी दिफा भी शामिल थे, DGMO साहब भी थे, और उन्होंने 14 मई को इंतखाबात के मामले पर सिक्योरिटी के से मुतालिक काफ़ी लंबी ब्रीफिंग दी है, काफ़ी लंबी डिस्कशन की सर 3 घंटे के लिए। कैसे देख रहे हैं आप इस मीटिंग को सर? बात यह है जी, चीफ जस्टिस साहब इस वक्त बड़ी अक्लमंदी से काम ले रहे हैं और उनकी खामोशी बता रही है कि एक तूफान आने वाला है। अब देखिए, चीफ जस्टिस साहब ने जो ऑर्डर पास किया है उसको रिवर्ट खुद तो कर नहीं सकते। अगर करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में उसका नामो निशान मिट जाएगा, उस पर कोई एतबार नहीं करेगा। अब उनको हर चीज़ का अंदाज़ा है कि इस वक्त हुकूमत क्या करना चाह रही है और जुडिशरी के साथ क्या करना चाह रही है, अवाम के साथ क्या करना चाह रही है, पॉलिटिकल लोगों के साथ क्या करना चाह रही है। इस वक्त चीफ जस्टिस साहब एक एंगल से नहीं देख रहे, वो फंडामेंटल राइट्स की भी जिम्मेदार हुई है जी। उनकी जिम्मेदारी है कि पाकिस्तानियों के फंडामेंटल राइट्स को भी प्रोटेक्ट करना। आप चीफ जस्टिस साहब को तो इस टाइम अपनी सीट की, अपनी पोजीशन की भी थोड़ी सी फिक्र लाहक होगी शायद, कि जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है इस टाइम पे वो भी तो ऑन स्टेक है जी। मैं आपको इसकी बात का जवाब दे देता हूँ, उनकी इस सीट को कोई ऑन स्टेक नहीं है। उनको जो मैसेज दिया जा रहा है, मेरे ज़राए की खबर ये है या मुझे इंफॉर्मेशन ये है। सॉरी मैं अपनी बात का यहीं से आगाज़ करूंगा, और अयूब नसीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये बात कंटिन्यू करेंगे। आई हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन, और डिस्कशन हो रही थी, ख्वाजा अयूब नसीम साहब हमारे से मौजूद हैं, और जी ख्वाजा साहब कंटिन्यू कीजिएगा अपनी बात को प्लीज़। गुजारिश ये है, मैं कह रहा था कि चीफ जस्टिस साहब के लिए कतल इम्तहान नहीं है, वो लोगों का सब्र का पैमाना देख रहे हैं, पॉलिटिशियन को देख रहे हैं कि क्या करना चाहते हैं, उनका ज़हन बन चुका हुआ है। आपने अपने इंट्रो में कहा कि एजेंसीज के सरबराहान उनसे मुलाकात की जी। बाबा, पाकिस्तान में 2-3 अदारे हैं जो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी हैं, जिनके ऊपर एक मुल्क चलता है, जिसमें फ़ौज है और जुडिशरी मेन डेफिनेटली है जी, और पार्लियामान है। पार्लियामान ने तो अपना रंग दिखा दिया, जुडिशरी मेरिट पे चल रही है, उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया पे इस वक्त 2 ऐसे अदारे हैं, 3 मैं तीनों ही समझता हूँ जिस पे बहस चल रही है, को प्लस है को माइनस है। आप 30 तारीख से पहले ये मेरी पेशन गोई है, ये मेरी प्रेडिक्शन है, मेरी ऑब्जर्वेशन है, इन्फॉर्मेशन है कि चीफ साहब को मैसेज दे दिया गया है कि जी आप हमें अफ़वाह तफ़हीम से हल करने दीजिए मसला। ये मैंने आपको आपके पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि आप देखिएगा कि अब बड़े इलेक्शन इकट्ठे होंगे। अगर ये 14 मई को इलेक्शन नहीं होते तो चीफ साहब को एक मैसेज दिया गया है कि जी हम पूरे मुल्क में इलेक्शन करवाने को तैयार हैं, आप इसको ज़रा लंगर ऑन कर दीजिए। तो देखिए, पाकिस्तान की आवाम के हालात को मद्देनज़र रखते हुए, पार्लिमानी सिस्टम को भी मद्देनज़र रखते हुए, बहुत सारे ऐसे सिस्टम हैं जिनको मद्देनज़र रखना पड़ता है।
मैं इस फोरम से ये कहना चाहूँगा कि आपको इस 30 अप्रैल से पहले ये खुशी का मैसेज मिल जाएगा कि पूरे पाकिस्तान में इकट्ठे इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाएगी। बात ये है, पीडीएम में से अगर कोई वैल्यूएबल पार्टी है इस वक्त जिसकी बात सुनी जा सकती है या सुनी जा रही है, वो है सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी ऐसे ही तो मैदान में नहीं आई ना। अब पीपल्स पार्टी के बयानात आने शुरू हो गए कि इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए, कुछ मानना चाहिए, कुछ मनवाना चाहिए, कुछ पीछे आना चाहिए। पार्टी बिलावल साहब कह रहे हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, इमरान खान साहब से डायलॉग होना चाहिए। कल तक के बयानात कुछ और थे, आज बयानात उनके कुछ और है। मतलब ये है कि हालात इस्तवार हो चुके हुए हैं और आप ये ईद की जो ही खुशियाँ ख़त्म होंगी, छुट्टियाँ ख़त्म होंगी, खुशियाँ भी छुट्टियाँ भी, आपको एक अच्छा मैसेज मिल जाएगा। इसलिए खान साहब अदालतों में जाके ऐसे तो नहीं कह रहा है कि जी मेरे पे ईद की छुट्टियों में ये अटैक हो सकता है, गिरफ्तारी हो सकती है। ये भी उनको बाद मैसेज कन्वे किया गया था। अब पीपल्स पार्टी मेरा ख्याल है इसको अफाम और तफहीम की तरफ लेके जा रही है। खान साहब के लिए एक अच्छी पेशरफ्त और हुई है कि लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान को 121 मुकदमात में किसी किस्म की कार्रवाई से रोक दिया गया कि खान साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। स्पेशली जमान पार्क का नाम लेकर जो चूँकि इमरान खान साहब ने इस्तदा की थी कि जमान पार्क में शायद ये दोबारा से ऑपरेशन करेंगे, तो लाहौर हाई कोर्ट ने रोक दिया है किसी किस्म की ऑपरेशन से और इमरान खान के 121 मुकदमात के अंदर किसी किस्म की कार्रवाई से। जी हाँ, ये इसीलिए ना जी मैं जो बात कर रहा हूँ ये सेकंड होती है मेरी बात की कि हालात इस्तफार हो रहे हैं और 30 तारीख से पहले आपको वो मैसेज मिल जाएगा। फैसल मलिक साहब, ये तो 3 घंटे वाली मीटिंग थी सर, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? सर ये 3 घंटे वाली मीटिंग जो सी थी, इसके पल्शंस जो सी हैं ना वो ये होंगी कि यहाँ पे जो सा है ना लोग इंटरनेशनली भी ये कहना शुरू कर देंगे फिर अब कि पाकिस्तान जो है ना इतना जो है वो कावर्ड है कि ये अपने इलेक्शन नहीं करवा सकता सिर्फ अंदरूनी और या बैरूनी ख़तरे से। या फिर ये बात होगी कि पाकिस्तान इतना गरीब हो गया है कि यहाँ पे जो है ना स्टेट फेलियर का हिसाब है कि पाकिस्तान के पास 20 अरब रुपया नहीं है अपने एक सूबे में इलेक्शन करवाने का। दूसरी तरफ कहते हैं जी हम यहाँ पे फॉरेन फंडिंग लाएंगे, फॉरेन फंडिंग यहाँ पे आके उसको भूखा मारना फॉरेनर्स को। यहाँ पे तो आपके पास पैसे नहीं है 20 अरब रुपया जिससे आप जो है ना अपने मुल्क में इलेक्शन करवा लें एक सूबे में। एक और प्रॉब्लम भी हुई है कि हुकूमत के बार बार इस इसरार के ऊपर ये बार हाँ कहने के बाद कि हमारे पास सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे सिक्योरिटी पर्सनल्स नहीं है, इस बात के बाद स्वीडन ने पाकिस्तान में अपनी एम्बेसी बंद कर दी और स्वीडिश एम्बेसी इस्लामाबाद से बंद हो चुकी है क्योंकि पाकिस्तान में वो कहते हैं कि इनके हालात ठीक नहीं है, इनके पास सिक्योरिटी नहीं है प्रोवाइड करने के लिए। देखें बिलाल साहब, मुझे बताएं यहाँ इन्होंने कही है कोई फौज में डाउनसाइजिंग, खुदा ना खास्ता, या फिर जो है ना हमारी सिक्योरिटी एहलकार जो उनसे हैं सिक्योरिटी एजेंसी से हैं उसमें डाउनसाइजिंग की है। हमारे सिक्योरिटी एहलकार गए कहाँ? ये क्या बात हुई? और फिर लोगों को डरा रहे हैं तो हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते। और ये तो जो है ना पहली एम्बेसी बंद हो गई है, मैं कहता हूँ खुदा ना खास्ता और भी एम्बेसियां बंदना शुरू हो जाए कि यार ये अपने मुल्क की हिफाजत तो कर नहीं सकते, ये हमारी क्या हिफाजत करेंगे? ये तो अजीब ही बेवकूफ़ाना और बचगाना क्या एमकाना गवर्नमेंट है कि जो है ना हरबे इस्तेमाल कर रही है सिर्फ अपनी सीट के लिए और कि मैं इस सीट के साथ चिपकी रहूं। ये गवर्नमेंट चाहती है कि मैं सीट ना छोड़ूं, उल्ट पुल्ट हर किस्म के जो है ना बेतुके से जो है इस टाइम पे हुकूमत जो है जो बातें भी कर रही है, हुकूमत का अपना एक मफाद है, उसके लिए सिक्योरिटी पर्सनल्स का ना होना अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। मफाद के लिए हुकूमत की इस तरह की स्टेटमेंट्स दी जा रही है। जिस तरह से अगर हम इलेक्शन फंड्स की बात करें तो सिर्फ 21 अरब रुपया है, यानी अगर पाकिस्तान के बजट को देखा जाए, अपने बजट के हुजम को देखा जाए सालाना, तो शायद 18 से 20 हज़ार अरब का पाकिस्तान का टैक्स कलेक्शन है और 20 हज़ार में से शायद मेरा ख्याल 0.01% बनता है 21 अरब रुपया, वो भी देने को अगर अवेलेबल नहीं है तो मजाक खेज बात है। और इसी पे सुप्रीम कोर्ट को भी आएगा ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उन्होंने स्टेट बैंक को कहा कि आपके पास इतने सारे पैसे पड़े, आप अपने पैसों में से 21 अरब रुपया जो है वो किसी भी तरह दे दें ताकि इलेक्शंस हो सकें। अयूब नसीम साहब, सर ये इलेक्शंस का जो मामला है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज रिपोर्ट जमा करा दी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर और उसमें ये भी कह दिया गया कि वज़ारत ख़ज़ाना ज़ाहिर है अब चूँकि जो कमेटी बैठी थी हुकूमती कमेटी और उस कमेटी ने बैठ के फ़ैसला किया, उन्होंने कहा जी ये हम पहले कैबिनेट को भेजेंगे, कैबिनेट इसको फाइनल करेगी, फिर ये पार्लियामेंट में जाएगा, पार्लियामेंट में जाके पार्लियामेंट अप्रूव करेगी तो ये 21 अरब रुपया इलेक्शन कमीशन को जारी किया जाएगा, अदरवाइज़ ये पैसे नहीं दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट स्टेट बैंक ने अपनी तरफ से ज़रूर खानापूरी की और उसने जो है वो ये कह दिया कि पैसे जो है वो जारी कर दिए जाएंगे, हमारी तरफ से हमें कोई इशू नहीं है, लेकिन इन लोगों की वजह से अभी तक सर रुकावट आ रही है बार। हाँ
सर इसका मतलब है कि चाह यही रहे हैं कि इलेक्शंस कराए जाए, लेकिन सर इन इलेक्शंस के लिए किस हद तक जाएगी ये हुकूमत? चट्टा साहब, गुजारिश ये है कि शहबाज शरीफ साहब पूछ रहे हैं और हर जगह आके अपनी स्पीच में कह रहे हैं कि मुझे नहीं समझ लग रही IMF एग्रीमेंट क्यों नहीं कर रहा। आपके इस इंट्रो में जो आपने बात की है ना, मैं बताता हूं IMF एग्रीमेंट क्यों नहीं कर रहा जी। वो कहता है कि जिस मुल्क के पास, जिस हुकूमत के पास 2 सूबों को इलेक्शन करवाने के लिए 21 अरब रुपए नहीं है, हम उसको डोनेशन या फंड या लोन कैसे दे दें? गुजारिश ये है कि अकल के अंधे हैं, इनको सूझबूझ नहीं है, ये बुखलाहट का शिकार है। बात ये है, ये चू का मुरब्बा, ये जो PDM इस वक्त है, इसमें है क्या मुझे बताइए। शहबाज शरीफ साहब का आप कोई स्टेज पे जो स्पीच कर रहे होते हैं उनका चेहरा देखिएगा, आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज समझ आ जाएगी। बिलावल साहब जो पार्लियामेंट हाउस में जाते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए। गुजारिश ये है, इस वक्त वो बड़ी बुरी तरह फंस गए हुए हैं, उनके पास कोई आसरा नहीं है, अगर उनके बस में हो तो भाग जाए। अब पीपल्स पार्टी ने जो इनिशिएटिव लिया है, मेरा ख्याल है ये PMLN के लिए भी बड़ा मौका अच्छा होगा कि वो भी इसी का सहारा लेते हुए और इलेक्शन अनाउंस कर दे, क्योंकि वो शेल्टर ढूंढ रहे थे कोई कि जिससे उनको शेल्टर मिल जाए। हम एक कवर शेल्टर में आके कहें जी ठीक है हम इलेक्शन करवाने को तैयार नहीं है। बात रह गई PDM में मौलाना फजलुर रहमान साहब की। मौलाना फजलुर रहमान साहब की इमरान खान साहब के साथ पॉलिटिकल कोई लड़ाई नहीं है। अब वो बात आ गई हुई है ज़ातियात तक, वो उनके बारे में जो कहते हैं और जो उनके बारे में पहले कहते रहे हैं। मौलाना साहब को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी, दूसरी तरफ खान साहब को भी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। खास इमरान मौलाना साहब तो बिल्कुल नहीं मानेंगे, उनकी तरफ से तो चिट्टा ना, बिल्कुल चिट्टी ना है कि जी मैंने नहीं बैठना और मैं नहीं मानता। अब देखिए, अब सवाल आ जाएगा जुडिशरी पे या हमारी इस्टेब्लिशमेंट पे। अब जिम्मेदारी आ जाएगी दोनों अदारों की। सर जिम्मेदारी तो आ जाएगी, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने आज भी अपनी जो स्टेटमेंट दी और जो वो खिताब कर रहे थे अपने हुकूमती इत्तेहादियों से, उसमें उन्होंने जिक्र किया एक तो इसहाक डार साहब का। उन्होंने कहा इसहाक डार साहब, उन्होंने कहा जी मैं ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी उन्होंने ये भी साथ कह दिया कि वो दिन रात अपनी नींदें हराम करके उन्होंने कोशिश किया IMF के साथ कॉन्ट्रैक्ट की। अगर इतने बड़े चैंपियन इसहाक डार साहब, उनका इतना तजर्बा था, इतने तजर्बाकार लोग हैं, एक तजर्बाकार टीम थी जिनके पास कई डेकेड्स का तजर्बा है इस मुल्क को चलाने का, ये कहकर आए थे ये। और अब इसहाक डार साहब ये अपनी वजारत ख़जाना में काम करते हुए नींदें हराम हो गई हैं, IMF के साथ एक रिव्यू कंटिन्यू नहीं हो पा रहा। कैसे इसहाक डार साहब हैं, कैसे वजीर ख़जाना है? साथ ही फिर सिपा सलार का भी नाम ले दिया शहबाज शरीफ साहब को। गुज़िश्ता कुछ दिनों से सिपा सलार साहब का नाम लेके कह रहे हैं कि बड़ी मेहनतें हैं उनकी भी और बड़ी काविशें हैं जो सिपा सलार साहब भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन IMF कॉन्ट्रैक्ट तो अभी भी नहीं हो पा रहा सर। रिव्यू अभी तक अंदर, इट्स स्टिल हैंगिंग इन देयर, इट्स नॉट डन। लेकिन साथ ही सिपा सलार साहब का नाम भी ले लेना और इसहाक डार साहब की तो रातों की नींदें हराम कर ली उन्होंने इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए। ऐसी नींदें हराम करनी थी तो इससे बेहतर तो सर ना ही आते। कैसा जलील कर दिया सब आम को, क्या हालात हो गए हमारी इकोनॉमी के, डॉलर तो डबल कर दिए। गुजारिश ये है कि सिपा सलार साहब का जो नाम ले रहे हैं वो बिल्कुल ठीक ले रहे हैं। इस हुकूमत के ऊपर कोई भी फॉरेन कंट्री, दुबई हो, सऊदीया हो या कोई भी कंट्री हो, एतबार बिल्कुल नहीं कर रही। ठीक है, वो कहते हैं कि हमें अपने सिपा सलार साहब से गारंटी दिलवाइए। ठीक है, ये जितने भी फंड्स इनको मिल रहे हैं, चाहे रिजर्व के तौर पे मिल रहे हैं जिसको वो यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो हमारे मिल रहे हैं सिपा सलार साहब के पर्सनल इंटरेस्ट या गारंटी की वजह से। ठीक है। तो मुराद ये है, आपने अभी कही ना आज की तकरीर जब मैं उनकी सुन रहा था तो मुझे ये लग रहा था कि किसी वक्त भी वो तकरीर करते हुए खुदा हाफिज कह के स्टेज से नीचे उतर जाएंगे और वो कहेंगे जी आज से हमने हुकूमत छोड़ दी। अब वो दिन दूर नहीं सर, ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी शायद, मेरा ख्याल है ऐसा होगा तो नहीं। ये मैं देखिए ये दिन आने वाला है, चंद दिन रह गए हैं। आज बड़ी मजबूत थे वो और बड़ा मजबूती से उन्होंने ये कहा कि हमारे मुखालिफिन, उनकी नींदें रातों की हराम हो चुकी हैं। वो चाहते थे, वो ये कहते थे कि ये हुकूमत, ये तो मखलूत हुकूमत है, ये चंद दिन भी नहीं गुजारेगी। और आज हमने 1 साल पूरा कर लिया, 1 साल से ऊपर हम सब ने मिलकर इकट्ठे इस मुल्क को बचाया है। बाकायदा उन्होंने नाम लिए तमाम इत्तेहादियों के, शाहजैन बुगटी साहब का नाम लिया, बिलावल का लिया, उन्होंने तमाम इत्तेहादियों के नाम लिए और कोई रह ना गया हो, तारिक बशीर चीमे का नाम ले लिया, सबका नाम उन्होंने लिया। साहब ये गारंटी होती है इत्तेहादियों कहा कि हम साथ हैं, हमारे साथ की वजह से मुल्क बचा हुआ और हम इकट्ठे हैं, जब तक हम इकट्ठे रहेंगे ये सब ठीक रहेगा। ये गारंटी होती है जब कोई चीज जाने वाली होती है ना तो वैसे फड़फड़ाती है। जिस तरह इमरान खान साहब की हुकूमत जाने वाली थी, एक दिन पहले वो कह रहे थे मेरे पास मेरे बंदे पूरे हैं, वो इतने यकीन से आके कह रहे थे कि हमें कोई हिला नहीं सकता। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब भी ये जो फड़फड़ा रहे हैं ना, ये हवा में तीर चला रहे हैं, ये इस चीज की गारंटी है
कि 8-10 दिन, 12 दिन, 13 दिन, आज जो डेट है उस लिहाज से 12-13 दिन से ज़्यादा ये हुकूमत रहने वाली नहीं है। इस 30 अप्रैल से पहले इलेक्शन का नतीजा आने वाला है, ये मेरी ज़ाती ऑब्जर्वेशन है। 30 अप्रैल से पहले इलेक्शन का नतीजा आने वाला है। फैसल मलिक साहब, इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट जमा करा दी है सर, और साथ ही जो है वो सुप्रीम कोर्ट, स्टेट बैंक की जानिब से और वजारत ख़जाना की जानिब से भी रिपोर्ट जमा करा दी गई है। 21 अरब रुपये पंजाब के इलेक्शंस के लिए फ़ंड्स अवेलेबल नहीं हैं, नहीं मुहैया किए जा सकते। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद रकम नहीं अदा की गई। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट सर? सर ये तो देखें जी, मैं तो ये कहूँगा कि ये पाकिस्तान में जो है ना अनार्की पैदा करना चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो इतने भी जो है ना हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, हमारे गवर्नमेंट जो है वर्कर्स सर, नारकी, आई एम सॉरी टू कट यू, नारकी तो पैदा हो रही है ना। देखें, पैसे नहीं है अवेलेबल, ये कह रहे हैं इलेक्शंस के लिए। आईएमएफ का कॉन्ट्रैक्ट आपका ब्रीच होता जा रहा है और आपसे आईएमएफ पैसे देने को तैयार ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करने को तैयार नहीं है। आप कह रहे हैं सिक्योरिटी हमारे पास अवेलेबल नहीं है इलेक्शंस के लिए, एम्बेसीज बंद होना शुरू हो रही है इस मुल्क के अंदर, और क्या करना है सर? सर अब मजीद अनारकी जो है ना, ये मजीद एक तूफान का जो है ना उसकी तरफ ले जाना चाह रहे हैं पाकिस्तान को। वो इस तरह से कि पाकिस्तान के जितने भी गवर्नमेंट मुलाजमीन हैं वो सब जो है ना इस बात को सोचेंगे कि यार हुकूमत के पास पैसे नहीं है 20 अरब रुपया, तो मैं पूरा महीना काम करूंगा, महीने के बाद हुकूमत ने कह दिया कि आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी, तो मैं अपने बीवी बच्चों को क्या खिलाऊंगा? अगर ये सोच पैदा हो गई, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो मिडिल वर्कर्स हैं, जो लोअर क्लास वर्कर्स हैं, अगर उनमें ये सोच पैदा हो गई कि हुकूमत के पास अगर तनख्वाहें देने का भी पैसे नहीं है, तो फिर हम काम कर रहे हैं तो हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे? तो सर, लेकिन इस सोच को नलिफाई करने के लिए शायद 17 को उन्होंने एडवांस तनख्वाहें दे दी अगले महीने की। तमाम जितने रिटायर्ड ऑफिसर्स थे यानी उनकी पेंशन्स भी जारी कर दी और तनख्वाहें भी तमाम सरकारी मुलाजमीन को 17 यानी तकरीबन 13-14 दिन पहले ही अदा कर दी हैं। तो ये तो शक ना रहे किसी को कि हमारे पास पैसे नहीं है। तो फिर तो ये अब बिलाल साहब बड़ा क्लियर सबूत है कि आपने जो उनसे है ना, अगर 14 दिन पहले मुलाजमीन, गवर्नमेंट मुलाजमीन को रिश्वत के तौर पे, सियासी रिश्वत के तौर के ऊपर 14 दिन पहले उनको अगर तनख्वाह दे दी है, लेकिन आप इलेक्शन के लिए 20 अरब रुपया नहीं दे रहे। गवर्नमेंट मुलाजमीन की जो तनख्वाह है ये 20 अरब से कई गुना ज्यादा बनती है, और ये आपने दे दी है, 14 दिन पहले दे दी है, कोई बात नहीं है। मुफ्त आटा तकसीम कर रहे हैं 45 अरब सर, 45 अरब रुपया, उसके बावजूद जो है ना ये सिर्फ 20 अरब रुपया नहीं दे रही। क्यों? सिर्फ ये है कि इनको इलेक्शन में अपनी मौत नजर आती है। ये देख रहे हैं कि ये इलेक्शन जीत नहीं पाएंगे और इनसे ये कुर्सी छीन जाएगी। इनके पास जो है ना एक ही बहाना बचा है, जो शोर डाली जाओ, हमारे पास पैसे नहीं है इलेक्शन के, और कुर्सी के साथ चिपके रहो और अपनी इक़्तिदार को जितना मर्जी तूल दे लो और देते जाओ, और हैंडलर्स के साथ मिलके और दूसरे लोगों के साथ मिलके। आटा स्कीम तो ख़त्म हो गई, मुफ्त, और 54 अरब की जो सब्सिडी थी वो दे दी गई। कह दिया गया कि पंजाब के अंदर और पूरे पाकिस्तान के अंदर मुफ्त आटा बांट दिया गया है। ये 54 अरब रुपए के अंदर से कितने पैसे खाए गए, क्या कुछ हुआ होगा, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन क्या 10 करोड़ लोगों को जो फ्री आटा मिलना था वो मिला, या यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग जो बेचारे लाइनों में लग के मरे और बहुत से ऐसे लोग जो लाइनों में लग के खाली हाथ वापस गए, उनको शायद कोई नहीं जानता। यहाँ पर सिर्फ बात ही होती है कि शायद 10 करोड़ लोगों को मुफ्त आटा हमने दे दिया, और पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी रेवोल्यूशनरी स्कीम लॉन्च की है इस हुकूमत ने जिससे मुझे लगता है शायद हमारे मुल्क में इनकलाब आ गया। ख्वाजा अयूब नसीम साहब, सर आटा क्या आपने और मैंने लिया है जो इस मुल्क में इनकलाब आ गया उस आटे से? सर जेठा साहब, मैं समझता हूँ कि ये आटे के स्कैंडल की बद्दुआएं जो है ना इस हुकूमत को ले जाएंगी। देखिए, आपने 25-30 आदमी मार दिए, किस किस गुनाह की सजा दी है आप? अब सोशल मीडिया पे जितने स्कैंडल चल रहे हैं, करोड़ों रुपए के स्कैंडल, गोदाम के गोदाम पकड़े जा रहे हैं, ट्रकों के ट्रक पकड़े जा रहे हैं, कौन है इसका जिम्मेदार? मुझे बताइए, कौन है इसका जिम्मेदार? हुकूमत इसकी जिम्मेदारी लेती है। इन लोगों की बद्दुआएं इस हुकूमत को ले डूबेंगी, और मैं नहीं समझता कि ये को इन्होंने बड़ा काम किया। हाँ, बड़ा काम था। इस टाइम पे सबसे ज्यादा र्यूमर्स जो है वो ये हो रहे हैं गंदम स्मगलिंग के, यानी गंदम स्मगलिंग हो रही है। मैं उसी तरफ आ रहा था। जी, जितने पाकिस्तान में वडेरे हैं या माफिया है या हुकूमत के जेरे साया चलने वाले लोग हैं जिनके हुकूमत में बहुत बड़े हाथ हैं, उनके ट्रक बोरियों से भरे हुए पकड़े जा रहे हैं। मुराद ये है 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार बोरी, यार ये को 5-10 हज़ार की बहुत बड़ी तादाद होती है, टनों के, मनोनी टनों के लिहाज से ये स्मगल हो रही थी। इनको स्मगल करने वाला कौन है? आगे जब बॉर्डर से क्रॉस होती है वहां कौन है?
ये कभी हुकूमत नहीं देखेगी, चूंकि हमेशा ही जब भी जो भी पार्टी हुकूमत करती है उसी के करिंदे इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इस वक्त इसी हुकूमत के करिंदे इन्वॉल्व होते हैं। एक टिक्कर चलता है टीवी पे, ये बड़ी खबर नोट करने वाली बात है, सिर्फ एक टिक्कर चलता है कि फलानी जगह असिस्टेंट कमिश्नर ने इतनी बोरियां पकड़ ली और गिरफ्तार कर लिया, उसके बाद वो टिकट दोबारा गायब हो जाता है और वो खबर दोबारा कभी खबरों में नहीं आती। मुराद ये है हुकूमत को पता होता है कि उनके करिंदे हैं इसमें इन्वॉल्व, वो खबर दबा दी जाती है। पैमरा को कह दिया जाता है यार बस छोड़ दे, इससे नारकी फैलती है, मानना होता है। मुराद ये है, मेरी ज़ाती सोच भी ये है कि ये जिन लोगों के 25-30 लोगों के घर के सरबरान की फौतगी हुई है इस आटे के चक्कर में, रमज़ान में उनके पूरे अहले जो है खाना है वो कितनी बद्दुआएं दे रहे होंगे इस हुकूमत को, क्या कह रहे होंगे आटा वो क्या कहते होंगे इस हुकूमत को। ये उनका मंसूबा बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुआ है। जो सोच वो लेके आए थे कि शायद वो इस पर पोलिटिकल फ़ायदा उठा पाएंगे, मेरा ख्याल है पोलिटिकल तौर पे ये हुकूमत जो है इस वक्त डैमेज हुई है इस स्कीम के तहत। हाँ, अगर करना ही था, अगर आपका कोई मंसूबा था नेकी वाला, जो मेडिकल का कार्ड का सिस्टम चल रहा था खान साहब वाला, आप उसको कंटिन्यू रख करते, आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं थी। जो शख्स बीमार है पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में जो शख्स बीमार है जाए अपना इलाज फ्री करवाए, किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं है उसको, आप उससे दुआएं लेते। खान साहब को दुआएं भी उन लोगों की लगी हुई, मैं समझता हूँ, मेरा पीटीआई से ताल्लुक नहीं है, हम जब तजिया निगारी करते हैं तो ग्राउंड रियलिटी देखते हैं सर। लेकिन रियलिटी ये है कि वो हेल्थ कार्ड अभी भी एक्टिव है और बहुत से हॉस्पिटल्स में लोग उस पर इलाज करा रहे हैं, ये हुकूमत भी उसको नहीं। अब आपको बताऊं, जहां 70% था वहां 5% हो रहा है, क्योंकि उनके पीछे से पैसे रिलीज नहीं हो रहे हैं, इसलिए वो कार्ड पे हॉस्पिटल जीरो ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको पीछे से पेमेंट रिलीज नहीं हो रही। ऐसा कोई काम करते, मेरा ख्याल है हर घर में एक टेलीफोन का बिल तो आ जाता है, बिजली का घर तो बिल तो आ जाता है, यार कोई ऐसी स्कीम निकालते जिससे लोगों के घर में जाके आप डिलीवर करते। स्कीम तो निकाली है सर, 54 अरब की सब्सिडी दी है, और लेकिन अब सिचुएशन ये है कि वो सब्सिडी खत्म हो चुकी है और जो 658 रुपए का बैग था सरकारी रेट 10 किलो आटे का, वो 1152 का हो चुका है, वो 1152 का मिलेगा सर। अब 1152 के लेने वाले बददुआएं फिर शुरू कर देंगे। मुराद ये है, ये हुकूमत के लिए हर तरह से बददुआएं ही बददुआएं हैं, मैं तो यही कहूँगा। फैसल मलिक साहब, सर पीएम साहब ने आज साकिर निसार साहब को भी आड़े हाथों लिया और बड़ी बातें की हैं उनकी, और कहा कि जी ये अपनी सियासी दुकान चमकाने के लिए जो है वो अदालत लगाते थे और ये सुओ मोटोज लेते ही इसलिए थे, और जनाब ये सब कुछ वही करते थे जो अपने मुफाद के लिए, अपने मकसद के लिए होता था। इसके अलावा जो कुछ पीएम साहब ने कहा और जिस तरह से अब इस हुकूमत के बारे में और इस बारे में भी जो डिसीजन के ऊपर उन्होंने डिस्कशन की सर, बिकॉज वी हैव लास्ट फ्यू मिनट्स, और मैं इस पर बात करना चाहूँगा कि हुकूमत इस टाइम पे जो भी इकदाम उठा रही है नुकसान तो मुल्क का हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। यानी कि मजाक सी बात लगती है ये कि हमारे पास 21 अरब रुपए नहीं है देने को, जबकि आप इसके बरक्स अरबों रुपया आप यानी वो तनख्वाहों और मराहत की मद के अंदर और पेंशन जो जा रही हैं उसके अंदर आपने अरबों रुपया 14-15 दिन पहले लोगों को दे दिया। एक अच्छा इकदाम है, ईद से पहले आपने सबको तनख्वाहें अदा कर दी, सब लोगों को दे दिया। शायद फैसल मलिक साहब जो बात आप कह रहे थे कि नारकी ना फैले, लोग घबरा ना जाएँ कि हुकूमत के पास पैसे नहीं हैं, इस चीज़ को नलीफाई भी कर दिया हुकूमत ने और लोगों को सबको तनख्वाहें भी दे दी। सर लेकिन होगा क्या इस मुल्क के अंदर, करेंगे क्या ये? वजन ये जो है ना, इनकी कुछ समझ नहीं आ रही कि ये करना क्या चाहते हैं और इस मुल्क का बनाना क्या चाहते हैं, लेकिन इनकी इंटेंशन जो है ना वो साफ नज़र आ रही है। ये कुर्सी से उतरना नहीं चाह रहे। कुर्सी से अगर जो है ना फेयर प्ले की बात हो ना, अगर कुर्सी जो है ना ये आनी जानी चीज़ समझे, ये सिर्फ ये समझें कि कानून और आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए। अल्लाह ने कुरान में हुक्म फरमाया है कि अदल कायम करो, तो अदल कायम करना है, हमने इंसाफ कायम करना है, तो फिर ये जो है ना कल इलेक्शन करवा दे, ये कुर्सी छोड़ दे। इन्होंने तो कुर्सी को अपनी जगीर समझ ली है, कुर्सी को अपनी मिरास समझ ली है। ये जो है ना सीले बहानों से जो है ना करते जाएंगे, कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। और ऊपर से जो जज साहबान इनकी जो है ना बुराइयां, कुताइयां, गलतियां और गैर कानूनी इक़दाम के ऊपर जो है ना वो नुक्ताचीनी करते हैं, बात करते हैं, उनको उसको जो है ना आड़े हाथों लेते हैं जो भी जज साहबान, तो उनके खिलाफ जो है ना मुहासरा ही शुरू कर देते हैं और पता नहीं क्या क्या जो है ना बुरे अल्फाजों से उनको जो है ना मुखातिब करते हैं। और दूसरी तरफ
जो दैबिया पेपर मिल के केसेस हो या दूसरे केसेस हो, जो जज जिनसे इनको रिलीफ मिला हो उनको जो है ना ये असेंबली में अपने पास बिठा लेते हैं ला के। सर एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, यू वर अ पार्ट ऑफ इट, और एतजाज एहसन साहब और उसमें सरदार लतीफ़ खोसा साहब जो है वो चेयर कर रहे थे इसको। सर क्या डिसाइड क्या हुआ इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर, अगला लाएअमल क्या होगा आप लोगों का? सर डिसाइड ये हुआ कि जो है हम जो है वकला आइन और कानून से पीछे नहीं हट सकते। चीफ जस्टिस हमारी रेड लाइन है, उमर अता बंदयाल साहब जो उनसे है वो हमारी रेड लाइन है। सुप्रीम कोर्ट ने जो उनसे ना फैसला दे दिया है उसको जो उनसे वकला मनो अन उसको जो इम्प्लीमेंट करवाएंगे। ये हुकूमत जो सी ना इसकी जरूरत क्या है, ये फिर जो है ना हुकूमत इंशाल्लाह नहीं रहेगी, या हम नहीं रहेंगे या फिर ये हुकूमत नहीं रहेगी। सर एक मीटिंग हो गई है और अगर आप चीफ जस्टिस साहब खुद ही थोड़ा सा स्टेप बैक हो जाए तो फिर आप लोगों को भी एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। नहीं सर, अगर तो चीफ जस्टिस साहब उनकी उन्होंने अगर इन चैम्बर को ब्रीफिंग ली है और इस बात पे वो सेटिस्फाई हैं कि जो है ना यहाँ पे जो है को हमें कोई थोड़ा सा टाइम आगे जाना चाहिए, पीछे करना चाहिए, जो भी है, बहरहाल जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक लिखा है वो फाइनल होता है, वो सबको मानना है, वो हुकूमत ने को भी मानना पड़ेगा, वो हम भी मानेंगे। जो चीज़ सुप्रीम कोर्ट कहेगी, अगला जो भी जो है फैसला देगी उसके मुताबिक हम जो लास्ट मिनट आप दोनों के कमेंट्स में लेना चाहूँगा। अयूब नसीम साहब, क्या सोल्यूशन आपको नज़र आता है सर यहाँ पे इन तमाम हालात से बाहर निकलने का? इन तमाम हालात से बाहर निकलने का वाहद और वाहद जो सोल्यूशन है वो इलेक्शन ही है और कुछ नहीं है। क्या आम इंतखाबात होने चाहिए या पंजाब के इंतखाबात होने चाहिए? देखिए, आम इंतखाबात हो जाए तो सबसे बेहतर है। ठीक है, सबसे बेहतर आम इंतखाबात है। अगर किसी वजह से नहीं हो सकते, मिसाल के तौर पे जो मैं समझता हूँ होनी नहीं चाहिए, मिसाल हो जाने चाहिए, तो फिर कम अज कम जिस वजह से ये आग लगी हुई है ये 2 इलेक्शन जरूर हो जाने चाहिए। फैसल मलिक साहब, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? सर अगर ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे, क्यों नहीं करवाते ये इलेक्शन, मसला क्या है इनको, ये क्यों नहीं आम इंतखाबात कराने, हमने पंजाब के नहीं कराने, ये क्या बात हुई? ये जो है ना एक बंदा कहता है कि जी पहले एहतसाब होगा फिर इंतखाब होगा, एक बंदा कहता है कि जब जो है ना हालात हम देखेंगे तब हम इलेक्शन कराएंगे। ये इनके बाप का मुल्क है, ये तो कमाल हो गया। ये हम लोग क्या गुलाम हैं, हम लोग क्या रियाया हैं, ये बादशाह हैं, ये जब इनका जो दिल करेगा करेंगे। सच का सामना तो करना चाहिए ना। एक तरफ पूरी दुनिया कह रही थी शहबाज शरीफ साहब पे फर्द जुर्म आयद होने लगी है, दूसरी तरफ वो वजीर आजम पाकिस्तान बने। सच तो यही है सर, सच तो यही है सर कि यहाँ पे कानून की हुक्मरानी जो है ना उसकी बुरी तरह धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, और अब भी जो है ना हालात इतने बुरे हो गए हैं, ये कानून को कुछ समझ ही नहीं रहे, खिलवाड़ कर रहे हैं कानून के साथ, और कानून के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे, इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, ये इस मुल्क को तबाही के दहाने पे लेके जा रहे हैं। अल्लाह ताला इस मुल्क के लिए बेहतरी करे और इस मुल्क के हालात को अल्लाह ताला जो है वो बेहतर करे। तमाम हुक्मरानों को अल्लाह ताला हिदायत दे और किसी भी तरह बैठें और मुल्क के लिए, अवाम के लिए सोचें। ये सस्ता आटा स्कीम दे देना, इट इज़ नॉट अ सोल्यूशन टू दिस कंट्री, इट इज़ नॉट अ सोल्यूशन टू दिस इकॉनमी का बेड़ा गर्क हो गया है। पेट्रोल प्राइसेस देखें, डॉलर की कीमतें देखें, कुछ भी कंट्रोल में नहीं रह पा रहा, और हुक्मरान इस टाइम पे सिर्फ अपनी एक दूसरे की तारीफ़ों में मगन है, क्योंकि 13 का एक इट्स अ बॉक्स ऑफ फ्रूट्स जिसको हम कहेंगे, न जाने कैसा बॉक्स ऑफ फ्रूट्स है, लेकिन ये सब आपस में एक दूसरे की तारीफ़ें कर रहे हैं कि वो रातों की नींदें हराम करके काम कर रहा है, वो भी रातों की नींदें हराम करके काम कर रहा है। काम पता नहीं इस मुल्क में क्या हो रहा है, समझ से बाला तर रहा है। क्योंकि अब हम अपनी इकनॉमिकल सिचुएशन को देखें, हम मुल्की हालात को देखें, जो कुछ भी देखें तो हुकूमत के मुताबिक तो जो हुकूमत बयान कर रही है अपने मफाद के लिए बयान कर रही है। ऐसा पाकिस्तान के अंदर ऐसा कुछ नहीं है जैसा कुछ कहा जा रहा है, लेकिन अल्लाह ताला हिदायत दे तमाम लीडर्स को, तमाम लोगों को। और मेरी दुआ है मेरे दोनों गेस्ट का बहुत शुक्रिया, अयूब नसीम साहब, फैसल मलिक साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। और नाजरीन, कल हाजिर होंगे दोबारा एक नई बात के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।